Hello everyone, good evening and welcome back to our YouTube channel One Stop Neat. This is your Chitali मैम। तो जैसे कि हमने उस रिवीजन सीरीज़ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और हमने दो पोर्शंस ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं, दैट इज़ सेल, और दूसरा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेक करते हैं वो हमने देख लिया। साथ में नर्स्ट इक्वेशन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसकी मैंने ट्रिक भी बता दी। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज़ कंडक्टेंस। इसके ऊपर से भी आपको पूरे पास्ट ईयर में एक ना एक क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर हम देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं एंड ईच एंड एवरी पार्ट से आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा। सो यहाँ पर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या मतलब होता है उसका, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस में पढ़ते हैं हम, आप देखते हो रेजिस्टेंस इज़ पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की एक रेजिस्टेंस पावर है उसको आगे फ्लो नहीं करने देने के लिए, तो इट इज़ रेजिस्टेंस जो हमें एविडेंट है। पर दूसरा होता है कंडक्टेंस, और हमारे लिए कंडक्टेंस इम्पॉर्टेंट है। तो कंडक्टेंस को आप कैसे देखोगे, अब मैं रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को दोनों साथ में कंपेयर करते जाऊंगी। तो रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टिविटी पावर या पावर टू नॉट अलाउ द कंपाउंड टू गो, या आगे बढ़ने के लिए नहीं अलाउ करता है। बट कंडक्टेंस क्या है, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो इसीलिए दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। फिर आते हैं हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर। तो किसी भी मटेरियल का, अब अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास कॉपर वायर है दैट एक्ट एज अ रेजिस्टर, उस पर्टिकुलर कॉपर वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वहीं पर अगर उस कॉपर वायर की जगह पर मैं कोई मेटल दूसरा ले लूँ, सिल्वर ले लूँ, गोल्ड ले लूँ, प्लैटिनम ले लूँ, तो उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा। तो किसी भी मटेरियल का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम दिखाते हैं रो से। वैसा ही अगर उसका रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब इनवर्स होगा हमारे लिए कंडक्टेंस, और जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को आप दिखाते हैं कापा से, दैट इज के का सिंबल होता है, इसको हम दिखाते हैं कापा से। तो अगर रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो इट इज़ RA/L, और वहीं पर अगर कंडक्टिविटी का देखना है तो इट इज़ अगेन इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। RA यहाँ पर क्या है, एरिया, जो भी हमने वायर लिया है उसका एरिया, एंड L इज़ द लेंथ। ठीक है। अब जैसे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप के हो सकते थे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वैसे यहाँ पर कंडक्टेंस हमारे 2 टाइप का होता है, एक होता है जो मेटल्स में हो सकता है और दूसरा होता है जो आयंस या इलेक्ट्रोलाइट में होता है। तो मेटल्स में कंडक्टेंस क्यों हो सकता है, हम कहते हैं मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि उसके पास है इलेक्ट्रॉन्स जो फ्रीली मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि मेटालिक कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करेगी, तो इट विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल। तो कोई ऐसा मेटल होता है, हमने कल भी लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। इसका मतलब अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो वो मोर रिएक्टिव मेटल है, और वहीं पर अगर सीशियम की बात करूँ तो वो उतना रिएक्टिव मेटल नहीं है। तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो मेटल कंडक्टर ईजी हो जाएगा, उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, अब इमेजिन दिस इज़ द मेटल रॉड, ये मेटल रॉड को अगर मैं हीट करूँगी तो हम जानते हैं कि मेटल रॉड को हम जैसे ही हीट करेंगे यहाँ पर होगा एक्सपांशन। क्यों, क्योंकि मेटल के अंदर एक्सपांशन होता है। मेटल जैसे ही हीट करेंगे एक्सपांशन होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो हमारा कंडक्टेंस, क्योंकि इन्वर्स होता है, तो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मेटल के अंदर टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया तो कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। अब वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, जैसा कि नाम में पता चल रहा है आयंस पर। तो जितने ज़्यादा आयंस उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस। तो ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
आप जानते हैं दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl है जो कम्प्लीटली टूट जाए, मतलब हमें एक Na+ आयन मिलेगा और एक Cl- आयन, तो इसीलिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं जैसे एसिटिक एसिड, तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, इसका मतलब वहाँ पर कंडक्टेंस कम हो गई। अब अगर टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन देखेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो नंबर ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज़ हो जाएगा, आयंस उतनी ही जल्दी टूटेंगे, जितना ज़्यादा आयंस उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस। तो ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, मेटल एंड आयनिक कंडक्टेंस यहाँ पर डिफ़र करते हैं। जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो मेटल में कंडक्टेंस कम हो जाएगी, पर वहीं पर अगर आयनिक की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। अब इसके ऊपर पास ईयर में एक क्वेश्चन आया है। तो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, जैसे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए एक स्टैंडर्ड लिया था जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बस यहाँ पर भी सेम है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। तो ये जो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी है ये किस पर बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ा है फिजिक्स में। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि अगर आपके पास में 4 वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसमें से 3 की वैल्यू आपको पता है, तो आप 4th का निकाल सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 हमें पता होते हैं रेजिस्टेंस, और जिसका हमें निकालना है, मतलब आयंस का जिनका रेजिस्टेंस निकालना है, उसको हम एक कंडक्टमीटर सेल से जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा 4th वाला रेजिस्टेंस है उसको हम किससे जोड़ देंगे, ये कंडक्टोमीटर से। तो यहाँ से हमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी आयन है, उसका कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया जनरल मेथड। अब यहाँ पर जो याद करने वाली चीज़ है दैट इज़ दिस फॉर्मूला, सेल कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं G*। G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, G हम देते हैं कंडक्टेंस को, जैसे रेजिस्टेंस R है वैसे ही G इज़ कंडक्टेंस। G* लिखा है, इसका मतलब ये सेल कांस्टेंट है। सेल कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये कांस्टेंट रहेगा। जैसे आप KCl की बात कर रहे हो तो ये कांस्टेंट होगा, NaCl की बात कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट होगा, इसीलिए उसको हमने G* से दिखाया है। और उसका फॉर्मूला होता है R/ρ, दैट इज़ रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टिविटी, या फिर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो हमने देख लिया मेटालिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस, और यहाँ हम क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए मेटल्स वाला कंडक्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि आयन से जो कंडक्टेंस हो रहा है उसे हम कैसे कैलकुलेट करें। तो आयंस के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मोलर कंडक्टेंस। अब नाम से समझ आ रहा है मोलर मतलब क्या, अगर आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है और उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ने कितने आयंस को कंडक्ट किया है, उसी को हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस, जिसको हम दिखाते हैं किससे, λm। इट इज़ नॉट बेसिकली अ लैम्डा, पर हम कापा का ही एक और वर्जन यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं λm। ठीक है, यहाँ पर λm का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम कहते हैं इट इज़ K/m। m यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोलैरिटी। तो जितना ज़्यादा, क्योंकि हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस की, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मोलैरिटी या नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है। तो मोलैरिटी इज़ द कॉन्सेंट्रेशन, तो K/m × 1000। अब ये 1000 क्यों किया है, 1000 इज़ बिकॉज हम जब मोलैरिटी निकालते हैं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और क्योंकि ये लीटर में है इसीलिए हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, बिकॉज हम ml में लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ दी बेसिक फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टेंस। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन किया, तो सपोज करते हैं हम 1 मोलर NaCl है हमारे पास में, 1 मोलर NaCl में मैं ये सपोज करूँगी कि 1 मोल मेरे पास सोडियम क्लोराइड है। अब मैंने उसको डाइल्यूट किया 2000 ml, मैंने 1000 ml वाटर डाल दिया, तो क्या यहाँ पर 1 मोल NaCl अभी भी रहेंगे, पर क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज, हमने डाइल्यूशन किया,
तो पर यूनिट वॉल्यूम जो हमारा आयंस है, पहले क्या था हमारा 1 मोल NaCl इन 1 लीटर, अब मैंने 1 लीटर और ऐड कर दिया तो इट इज़ 1 मोल इन 2 लीटर्स। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं। तो हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज या ऑन डाइल्यूशन हमारा के की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, के डिक्रीज़ होगा, पर हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट के लिए, या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों ही टाइम पर हमारा डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, अब अगर इसके फैक्टर्स की बात करें कि कैसे ये कंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है या चेंज होता है, तो मैंने सबसे पहले कहा था कि मोलर कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। अब इसमें यहाँ देखो, अगर जितना ज़्यादा आयनिक इंटरैक्शन मतलब पहले तो हमारा आयन डिसोसिएट होगा Na+ और Cl- में। अब यहाँ पर ये जो दो आयन्स हैं कहीं ना कहीं ये भी तो इंटरैक्ट करेंगे, तो जितना ज़्यादा इनके पास में इंटरैक्शन है इसका मतलब ये दोनों भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वापस इंटरैक्ट करेंगे। जितना ज़्यादा इंटरैक्शन उतना ही कम मोबिलिटी मतलब मूवमेंट ऑफ आयन, तो उतनी ही कम मोबिलिटी हो जाएगी और इसीलिए हमारी कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा आता है साइज एंड हाइड्रेशन। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीशियम। तो अगर हम डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं तो सीशियम का साइज़ सबसे बड़ा है और लिथियम का साइज़ सबसे छोटा। लिथियम का साइज़ सबसे छोटा है, तो अगर आप इसको डिज़ोल्व करने जाओगे, इसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे, तो इसकी हाइड्रेशन में क्या होगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसके आसपास कंबाइन हो सकते हैं, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है तो हाइड्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब लिथियम का साइज़ छोटा था, उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए, तो अब उसके ऊपर वेट इंक्रीज़ हो गया, इसीलिए उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। मोबिलिटी कम तो कंडक्टेंस भी कम। वैसे अगर सीशियम की बात करें तो सीशियम में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहीं कहीं पर अटैच हो सकते हैं, इसीलिए इसके अंदर हाइड्रेशन कम होगा, मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा मोबिलिटी कंडक्टेंस भी उतना ही ज़्यादा। और लास्ट में है हमारे पास में ऑन डाइल्यूशन जी, कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है, पर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इस सब को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट थे कौन, D. हकल ऑनसैंगर। तो उन्होंने वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिफ्रेंशिएट किया था, किस बेसिस पर, उनकी मोलर कंडक्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वापस से जो पूरी कंप्लीटली डिसोसिएट हो सकते हैं। अब हमने क्या करा, जैसे जैसे उनका डाइल्यूशन इंक्रीज किया, तो ग्राफ अगर आपको दिख रहा होगा, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, D. हकल ऑनसैंगर ग्राफ। D. हकल ऑनसैंगर ग्राफ ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन इंक्रीज किया, मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ पर देखें, आपको कैसे पढ़ना है, राइट से लेफ्ट। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, और डाइल्यूशन में हम कंसंट्रेशन कम करते हैं, इसीलिए हम राइट से लेफ्ट इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते गए, डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने पर मोलर कंडक्टिविटी देखिए हर पार्ट में बढ़ती जा रही है। इसका मतलब अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब आपने बहुत ज़्यादा इनफाइनाइटली उसको डाइल्यूट कर दिया, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी ग्राफ लाइन है उसको बैकवर्ड्स एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, मतलब उसको एक्सटेंड करके देखेंगे कि कहाँ पर वो मीट कर रही है हमारी एक्सिस से। तो इसे ही हमें बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग
मोलर कंडक्टिविटी क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो भी हमारी कंडक्टिविटी होगी उसी को हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर हमें किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए गिवन है, आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालना है या कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो उसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज़ मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए एंड रूट सी, जहाँ पे सी रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन, ए है हमारे लिए एक कांस्टेंट जो हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होता है। और ये अब क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर नहीं आता, क्वेश्चन सिर्फ ये पूछता है, या कभी भी जो क्वेश्चन आते हैं नीट में वो ये पूछते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया है तो उसका ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, और आप अगर उसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। अब जो समझने वाला है वो है हमारे लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब अगेन हमने क्या करा है, यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन किया, तो हम पढ़ेंगे कहाँ, राइट से लेफ्ट। देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पर पहले तो बहुत धीरे धीरे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी, फिर अचानक से एक पॉइंट पर आकर उसने स्टीप इंक्रीज किया। तो यहाँ पर जो हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज शार्पली विथ डाइल्यूशन। तो हम ये कहते हैं कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दो तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। इसका मतलब उसकी जो डिसोसिएशन पावर है, क्योंकि हमने डाइल्यूशन इतना ज़्यादा कर दिया है कि डिसोसिएशन पावर उसकी वैल्यू नहीं करती, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, लैम्डा। अगर यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो वो हम ग्राफ से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो दो चीज़ें वापस रिपीट करती हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप देख सकते हैं, आप ग्राफ को एक्सटेंड करेंगे, वहाँ पर आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए मिल जाएगा। पर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन पर शार्पली इंक्रीज होता है, तो आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसका कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते। तो इसी के लिए हमारे पास आया था कोलरॉश लॉ। अब वो कोलरॉश लॉ ये कहता है कि जैसे ही आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हो तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट आयंस। अब वो कैसे करेंगे इसको तरीका बताऊंगी, तो जिससे आपको लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको ये वाले याद रखने हैं। दैट इज़ क्या, एक है अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम कैसे बताते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दूसरा है हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको आप इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं, दैट इज सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। और अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 माइनस अल्फ़ा को आप निगलेक्ट कर देते हैं, ये हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, और वहीं पर आप अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो उससे आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या आता है, दिस इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन। सेंटीमोलर लिखा है एक तो सबसे पहला। दूसरा, सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 0.210, कंडक्टिविटी गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन इज 60 ओम, सो द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज। तो ये देखो, यही मैंने कहा था कि सेल कांस्टेंट के ऊपर ये क्वेश्चन आया है, जहाँ पर आपको क्या करना है, हमने कहा था G स्टार सेल कांस्टेंट इज K इंटू R, करेक्ट, ऐसे ही हमने किया था। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंडक्टिविटी गिवन है हमारे पास में 0.0210 और रेजिस्टेंस है 60। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 1.26 एंड सेंटीमीटर इनवर्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl
HCl and CH3COONA at infinite dilution are given. The molar conductance of CH3COOH at infinite dilution is. तो अब देखो ये आ गया हमारा कोलरॉश लॉ। CH3COOH का पूछा है तो हमेशा सबसे पहले देखो किसका पूछा है। मैं यहाँ पर लिखूँगी CH3COOH को। CH3COOH का पूछा है, इसका मतलब मुझे ये CH3COOH कैसे डिसोसिएट होगा CH3COO माइनस एंड H प्लस से। इसका मतलब मुझे ये दोनों आयंस चाहिए हैं जो भी हमारे पास में कंपाउंड्स गिवन हैं उसके अंदर से। तो सबसे पहले एसीटेट देखो, एसीटेट कहाँ से मिलेगा? क्या एसीटेट मुझे सोडियम एसीटेट से मिलेगा? इसका मतलब क्या मैं यहाँ पर लिख दूँ CH3COONA, तो ये होंगे CH3COO माइनस और Na प्लस। अब मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एसीटेट आयन चाहिए था, सोडियम आयन नहीं चाहिए था। इसका मतलब सोडियम आयन को मुझे हटाना पड़ेगा। सोडियम आयन को मुझे हटाना है तो मैं कहाँ से हटा सकती हूँ? दूसरा कॉम्प्लेक्स देखो हमारे पास कहाँ है, क्या मेरे पास NaCl है। तो अगर मैं NaCl को माइनस कर दूँ तो सोडियम हट जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी माइनस ऑफ NaCl, दैट इज़ Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ से हमारा सोडियम तो हट गया, पर अब क्लोरीन बचा है और क्लोरीन कहाँ है? नेगेटिव में है। इसका मतलब मुझे कोई पॉजिटिव में ऐड करना पड़ेगा क्लोरीन कंपाउंड, सो दैट क्लोरीन भी हमारा हट जाए। तो क्या है नेक्स्ट मेरे पास में? नेक्स्ट है HCl। तो क्या मैं HCl को ऐड कर दूँ? HCl, इसका मतलब H प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये Cl माइनस और Cl माइनस भी हट गया और मुझे फाइनली क्या मिला? CH3COO माइनस और साथ में H प्लस, और यही तो मुझे चाहिए था। तो अब बस सेम इसी के अकॉर्डिंग आप कॉन्सेंट्रेशन लिखते जाओ। सबसे पहले एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट का हमें लिखना है। सोडियम एसीटेट का कंडक्टेंस कितना है? 91। उसके बाद हमने NaCl को माइनस किया है तो NaCl को माइनस करो 126.45, और HCl को ऐड किया था तो HCl को ऐड कर दो 426.16। पूरा कैलकुलेट करोगे तो आंसर विल बी 390.71। तो ये मैंने आपको बहुत इजी तरीका बताया है कि आपको कौन सी चीज़ कैसे ऐड करनी है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है? मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है, मतलब Ka पूछा है हमसे, और गिवन है हमारे पास में H प्लस और CH3COO माइनस की गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करूं? क्योंकि एसीटेट और H प्लस आयन गिवन है तो क्या दोनों को ऐड कर दूं? तभी तो मुझे मिलेगा एसिटिक एसिड। तो इसका मतलब 50 प्लस 350 गिव्स 400। तो ये आ गया हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब पूछा डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो क्या मैं यहाँ पर अल्फ़ा लगा दूँ? लैम्डा m एंड लैम्डा नॉट m। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे सारे फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं। मोलर कंडक्टिविटी 20, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 400, तो इसका 0.5 हो गया। अब हमसे पूछा है क्या? Ka की वैल्यू। तो Ka हमारा क्या होता है? C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, और क्योंकि एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आप 1 माइनस अल्फ़ा को निगलेक्ट कर देंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है कितना? 0.07007, और अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास में 0.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, आंसर विल बी 1.75 इंटू 10⁻⁻5, दैट मीन्स ऑप्शन 2। तो आई होप कि अब आपको कैसे हम अरेंज करेंगे आयंस वो आपको समझ में आ गया। तो इसी के ऊपर बेस्ड है मेरे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि कौन सा A B C D कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही है। करेक्ट? तो आपसे पूछा है एसिटिक एसिड का और बाकी के 3 आपके पास में गिवन है, आपको उनको अरेंज करके मुझे बताना है। तो आई होप कि अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके लिए क्लियर है। हमने सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी सभी के साथ शेयर करो। थैंक यू।